नमस्कार, प्रखर आवाज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजेश कुशवाहा जी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेश कुशवाहा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और सिराथू से नेचुरल प्रत्याशी बसपा के थे, फिर अचानक से आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझको देने का काम किया। मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग पिछले 30 वर्षों से लगातार काम कर रहा था। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए मैं 2 बार ग्राम प्रधान बना, सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी निर्विरोध बना। बहुजन समाज पार्टी में लगातार काम करने के साथ साथ 2017 में मुझे सिराथू विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। अचानक जब चुनाव नज़दीक आया तो 6 महीने पहले मेरा टिकट काटकर वहाँ से एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो बहुजन समाज पार्टी में कभी 1 घंटे भी काम नहीं किए हुए थे। ऐसे लोगों को टिकट देने के बाद भी मैं बहुजन समाज पार्टी में लगातार बना रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन करता रहा। इधर जैसे जैसे 2022 का विधानसभा के आम चुनाव आ रहे थे, मैंने फिर से सिराथू विधानसभा से टिकट की दावेदारी किया तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा भारी पैमाने पर धन की मांग की जा रही थी कि अगर आपको सिराथू से चुनाव लड़ना है तो पार्टी फंड देना पड़ेगा। जब मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में पैसे के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने का काम किया। बसपा छोड़ने के बाद आपने सपा क्यों नहीं ज्वाइन किया? कारण इंद्रजीत सरोज है या बात कुछ और है? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों के मसीहा तो बनते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, लेकिन हमारी कौम को, जिस कौम में हम पैदा हुए हैं, कुशवाहा मौर्य साक्या सैनी समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता में भागीदारी देने का काम नहीं करती है। 4 बार की सरकार में हमारे समाज के लोगों को उचित टिकट देने का काम नहीं किया और सरकार में कभी भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल हुआ। मेरे सरोज जी से, जो आपका कहना है इंद्रजीत सरोज जी कारण हो सकते हैं, इंद्रजीत सरोज जी से मेरा कोई विवाद ही नहीं है, मेरी उनकी कोई राजनीतिक लड़ाई ही नहीं है। वो पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे, कई विभागों के बड़े मंत्री हुआ करते थे, वहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव थे। समाजवादी पार्टी में गए तो वहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हमारी उनकी कोई लड़ाई थोड़ी है। हम इंद्रजीत सरोज जी की वजह से समाजवादी पार्टी में नहीं गए, बल्कि समाजवादी पार्टी की नीतियों में हमारे कौम को भागीदारी नहीं दी जाती, इसलिए हम सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। जी सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी फ़ोटो बीजेपी नेताओं के साथ भी देखी गई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कभी फ़ोटो नहीं खींची गई। व्यक्तिगत संबंधों में हमारे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक नेता हैं। हमारे उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, 30-32 साल पुराने हमारे संबंध हैं। समाज के नेता हैं, उनके यहाँ हमारा आना जाना रहता था। हमारे सुख दुख में वो शामिल होते हैं। पिछले 2 साल पहले, कोरोना कार्यकाल के पहले, हम लोगों ने सिराथू की धरती पर बौद्ध महोत्सव करवाया था। वो एक धार्मिक कार्यक्रम था। उसमें हमने डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, कांग्रेस पार्टी के राम सजीवन निर्मल जी का, मतेश चंद्र सोनकर जी का, सभी लोगों की उस पर फ़ोटो हमारे साथ पे लगी हुई थी। वो कोई पार्टी लेवल के फ़ोटो नहीं थे, उसी को लोगों ने पार्टी से जोड़ने का काम किया। वो धार्मिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था। बौद्ध महोत्सव किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए हम शामिल नहीं हुए कि जो सांप्रदायिक पार्टी, उसमें हम जा ही नहीं सकते थे, तो उनसे संबंध रखने की क्या बात है। चलिए, मैं जन अधिकार पार्टी की बात करती हूँ। बिना गठबंधन हुए जन अधिकार पार्टी का क्या आधार है? क्या आप पर्सनल संपर्क से सिराथू जीत सकते हैं? जन अधिकार पार्टी को आप लोग जो इतना हल्के में ले रहे हैं, जन अधिकार पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के कोने कोने में हर जिले में उनकी जनसभा लग रही है। भारी पैमाने पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। और जन अधिकार पार्टी अकेले नहीं, उन्होंने मोर्चा बनाने का काम किया है। हमारे घटक दलों में 10 पार्टियां हैं, 70% वोट हमारे साथ है। जन अधिकार पार्टी को इतना हल्के में आप लेने का काम न करें। हमारे साथ भागीदारी मोर्चा जो बना है, उसमें कश्यप हैं, बिंद हैं, निषाद हैं, पटेल हैं, राजभर हैं, सभी जातियों के लोग हैं। और हमारे पास इनका सबका
अगर टोटल किया जाए तो 100 में 70% वोट तो हमारे पास है। इसलिए जन अधिकार पार्टी इतनी हल्के में क्यों? उत्तर प्रदेश में जिसको भी चुनाव लड़ना होगा वो जन अधिकार पार्टी और भागीदारी मोर्चा से ही चुनाव लड़ेगा। जन अधिकार पार्टी किसी से कमज़ोर नहीं है। सर, भागीदारी मोर्चा में जितने दल हैं वो अलग अलग, कोई बीजेपी, कोई सपा से बात कर रहे हैं, तो भागीदारी मोर्चा बचा ही कहाँ? भागीदारी मोर्चा के कोई लोग अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात में ओम प्रकाश राजभर जी गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई थी कहने के लिए। तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो चुकी, लेकिन इसका राजनीतिक मायने नहीं लगाना चाहिए। व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सकती है। व्यक्तिगत मुलाकात में गए थे, वो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का मिलने के बाद बयान आया था कि मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, राजनीतिक कोई बात ही नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करना होता तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी तो कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना दल फिर से खड़ा करने का काम किए और कोई मिला ही नहीं उनसे, किसी दल से कोई नहीं मिला है। किसी के पास, आपके पास कोई प्रमाणित चीज़ हो तो बताइए, हमारे घटक दल का कौन नेता सपा से या भाजपा से या बसपा से मिला हो? अध्यक्ष ने बोला था कि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। उन्होंने ARLD, महानदल, सोशलिस्ट पार्टी से गठबंधन किया और मेरी जानकारी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी बात चल रही है, लेकिन जन अधिकार पार्टी से बात क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, महान दल, सोशलिस्ट पार्टी और RLD की जो बात कर रहे हैं, महान दल का कोई मतलब नहीं है। उधर पश्चिम में 2-3 जिले में महान दल के कुछ वोट होंगे, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। RLD भी 4-5 जिलों में सिमटी हुई पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि छोटे छोटे दलों से हम गठबंधन करेंगे, अगर उनको सरकार बनाना होगा तो मोर्चा को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश की सर्व समाज की जनता इनका 2012 से 17 का कार्यकाल भूली नहीं है। अभी लोगों की पीठें लाल से सफ़ेद हो गई होंगी, लेकिन उनको याद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह के डंडे बरसाए जाते थे। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था। अगर उनको सरकार बनानी होगी, इस चीज़ को आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिना मोर्चे के को शामिल किए कोई सरकार में आने वाला नहीं है। और जिनका भी चुनाव होगा वो जन अधिकार पार्टी और मोर्चे से ही चुनाव होगा, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास 70%, 100 में 70 तो हमारे पास है, तो सरकार बनेगी। सिराथू बहुत ही चर्चित सीट है कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में राजेश जी, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारी सिराथू विधानसभा में कार्यक्रम लगा था, उनके जनाधार को देखने के लिए, उनकी ताकत को देखने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सर्किट हाउस में 4 घंटे तक बैठी रह गई, यही देखने के लिए कि आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा का जनाधार कितना बढ़ा है। उस सिराथू के जनसैलाब को देखकर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिराथू की सीट छोड़ने का फैसला ले लिया है। वहाँ से चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ से डिप्टी CM या CM आकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सिराथू की भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार था वो खिसक चुका है। उनको पता ही नहीं है। सिराथू में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार उसी तरह खिसका है जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आडवाणी जी का पैर छूने गए थे, उनके पैर के नीचे से जमीन ही सरका दी और आज तक आडवाणी जी को भवन में पड़े हैं। सर, कहा जाता है कि बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, तो आपका बूथ किस स्तर पर है? हमारी सिराथू विधानसभा में नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर संगठन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगभग 70% बूथ गठन का काम पूरे प्रदेश में हो चुका है और बहुत जल्दी भी 5 महीने चुनाव को बाकी, तब तक में हमारा हर बूथ पर हमारा बूथ जीतो अभियान का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अभी पिछले महीने से भी हमारा गांव की ओर चलने का कार्यक्रम लगा था। हम लोगों ने कई ज़िले में मीटिंग भी किया था और बहुत बेहतरीन आम जनता का रुझान जन अधिकार पार्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पर और विकास पर मैदान पर जाएगी, इस बात से आपकी कितनी सहमति, आप इस बात पर कितना सहमत करते हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लगातार आप देख रहे हैं हमारी प्रदेश की बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। किसान देश में दिल्ली की बॉर्डर पर 10 महीने से बैठा हुआ है। कई सैकड़ों की तादाद में हमारे किसान भाई मर चुके हैं, लेकिन प्रदेश और देश की सरकार किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। अभी परसों की घटना आपने देखा होगा, हमारे 8 किसानों को कैबिनेट मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चढ़ाकर रौंद कर मार डालने का काम किया
और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को, सतीश चंद्र मिश्रा जी को, प्रियंका वाड्रा जी को, सब लोगों को घरों में कैद करने का काम किया। और कल शाम को सारे मोबाइल के नेटवर्क इन्होंने बंद कर दिया, इनका फेसबुक और व्हाट्सएप भी सब लॉक कर दिया गया। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था तो इनकी बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून का राज्य कहाँ बचा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था और विकास की तो बात ही नहीं करती। विकास के नाम पर इन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया, विकास के नाम पर धारा 377 खत्म करने का काम किया, विकास के नाम पर इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, सरसों के तेल के दाम बढ़ाए, सीमेंट सरिया का दाम बढ़ाए। इनका विकास तो यही है। पहले राइफल बंदूक के लाइसेंस के नवीनीकरण में 500 रुपये खर्चा होता था, अब 5000 रुपये लगता है। मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 250 से 500 रुपये खर्चे होते थे, अब 5000 रुपया खर्चे होते हैं। स्कूटर का चालान 100 रुपये का होता था, मिनिमम 1000 रुपया। यही है भारतीय जनता पार्टी का विकास। इसको आप विकास की संज्ञा देंगे? देश में रोजगार की यह हालात हो गई है, व्यापारियों की हालत खस्ता है। मैं मोटर लाइन से संबंधित हूँ। मोटर वालों की यह हालत है कि उनकी गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही है, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। नौजवान पढ़े लिखे लड़के सब ठेला लगाने का काम ढूंढ रहे हैं। रोजगार प्रदेश से खत्म हो चुका है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोलापन में फिर 2022 में कहते हैं कि 300 के पार। अरे मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में 3 अंक में नहीं पहुंचेंगे। 300 के पार की तो बात छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना चाहिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल दिमाग से काम लिए तो, और नहीं तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार को लोगों ने देखा है खिचड़ी सरकार बनेगी और बिना जन अधिकार पार्टी के कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। सर, आपने महंगाई की बात की, उससे तो हम सभी सहमत हैं। आम इंसान को महंगाई से बहुत झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं बात करूं कानून व्यवस्था और विकास को, तो आप क्या अलग करना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम तथागत महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांति की पुजारी हैं। उत्तर प्रदेश में जब जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सभी जाति धर्म और मजहब को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत उनको भागीदारी देने का काम किया जाएगा। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 1700 थाने लगभग होंगे। 1700 थाने में न तो पाल का बेटा, न पटेल का बेटा, न यादव का बेटा, न विश्वकर्मा का बेटा, न प्रजापति का बेटा, न दलितों में के पासी समाज, सोनकर समाज, धोबी समाज, दलितों और पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी ने हक और अधिकार पर डकैती डालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की में 2 लोगों की सरकार चल रही है। इन्होंने वोट तो सभी जाति धर्म और मजहब के लिया, दलितों और पिछड़ों की वोट लेकर सरकार बनाने का काम किए। भागीदारी देने की जब बारी आई तो हमको बताया जा रहा है जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। अभी जब देश कोरोना के समय लॉकडाउन था तो इन्होंने पूरे देश को घरों में कैद करने का काम किया, और उधर दिल्ली में बैठे हुए कोरोना कार्यकाल में इन्होंने 4 बिल पारित करने का काम किया। किसान बिल उसी का हिस्सा है, बिजली का बिल उसी का हिस्सा है, शिक्षा नीति का भी वही उसी का हिस्सा है, और श्रम कानून का भी वही हिस्सा है। बिजली का बिल का जो कानून इन्होंने पारित किया है, अब जिनके घरों में 2 भैंस होगी किसानों को उनको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। किसानों को जो अभी ट्यूबवेल का कनेक्शन फिक्स चार्ज आता है, अब ये मीटर लगाने का काम करने जा रहे हैं। और पिछड़ों के बेटों को, दलितों को बेटों को शिक्षा में जो कानून इन्होंने लाने का काम किया है, उसमें कह रहे हैं कि कक्षा 5 के बाद अगर लड़का पढ़ने में तेज नहीं होगा तो उसकी जात के आधार पर उसको उस श्रेणी की ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। तथागत महामानव गौतम बुद्ध, माता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महापुरुष, मानवर कांसीराम साहब जैसे महापुरुष दलितों पिछड़ों को जहां से निकाल कर आज इस मुकाम पर खड़ा करने का काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी दलितों पिछड़ों को फिर वहीं भेजने की साजिश रच रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने किसान बिल जो लागू किया है, हमारे देश के अन्नदाता किसान 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं।
आज वहाँ उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप इतने दिनों तक सड़क जाम नहीं कर सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कानून की बात कही कि कानून रोका गया है, आप उसको निरस्त क्यों नहीं कर देते हैं? रोका क्यों गया है, स्टे क्यों किया गया है, उसको निरस्त कर दिया जाए कि वो कृषि कानून रद्द किया जाता है। ऐसे में किसानों को आड़े हाथों सुप्रीम कोर्ट भी ले रही। देश का मीडिया, देश की कानून व्यवस्था सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जेब में चली गई है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा पूरी तरह से तैयार बैठा है। 2022 में योगी जी की सरकार और 2024 में मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जी सर, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आजकल हमारे देश में औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनका निकलना भी अब बहुत ही मुश्किल हो गया, तो इस पर आप अपनी क्या व्यवस्था लाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जिस तरह से आदरणीय ममता बनर्जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल में 12 बजे 1 बजे रात में भी हमारी बहन और बेटियां कहीं भी घूम सकती हैं, उनके साथ पूरी तरह से सरकार उनको सुरक्षा की गारंटी देती है। उससे बढ़ चढ़कर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाने का काम करेंगे। आने वाले समय पे जब आपकी सरकार आएगी तो आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं या आपकी क्या रणनीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तो हम पहले ही बता चुके हैं, कानून का राज होगा, विकास होगा। हम छोटे से पद जनपद कौशाम्बी में अध्यक्ष जिला पंचायत की कुर्सी में बैठे थे तो जनपद कौशाम्बी के सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों ने हमारा विकास कार्य देखने का काम किया है। हमारे कुर्सी छोड़ने के बाद से इस पिछले 5 सालों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर 3 अध्यक्ष जिला पंचायत बदले गए और 2 बार डीएम को चार्ज दिया गया। कोई भी अध्यक्ष जिला पंचायत 2 साल तक लगातार कुर्सी पर बैठ नहीं पाया। जबकि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अविश्वास भी दाखिल करने का काम किया, लेकिन हमारे बहादुर सदस्य जिला पंचायत जो है समाजवादी पार्टी की सरकार को भी धता पता बताते हुए हमें पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम किए। हमारे खिलाफ अविश्वास समाजवादी पार्टी के लेकिन नहीं आ पाई, नहीं गिरा पाई हमको, और हमने जनपद का चौमुखी विकास करने का काम किया था। हम विकास करना जानते हैं, हमारा विकास भी लोगों ने देखा है और सबका साथ सबका विकास और सबका नारा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो नारा देने का काम करती, हम जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में करके दिखाएंगे कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे। सर, आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारा यही संदेश है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखने का काम किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी जाति धर्म और मजहब के लोग परेशान हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जन अधिकार पार्टी और मोर्चा की सरकार बनाने का काम करिए। नई पार्टी आएगी, नया काम करेगी, विकास करेगी, सम्मान देगी, सबको भागीदारी देगी। हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। और देश के 90% में जब हमारी आबादी है तो धन धरती और राजपाट में भी 90% हमारा हिस्सा होना चाहिए। यही हमारा प्रदेश की जनता को संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडे माफियाओं वाली सरकार न बनाने का काम करेंगे। सबकी सरकारों को आप देखने का काम किया है, भागीदारी मोर्चा की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप पर आप उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपने जिस तरीके से कहा कानून व्यवस्था, औरतों को लेकर और आगे आने वाले विकास को लेकर, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, सर ने हमें बताया कि वो कैसे आने वाले समय पे कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर और ख़ास करके औरतों को लेकर क्या नए कानून बनाने वाले हैं। तो हमारी शुभकामनाएं सर के साथ हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको और भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए प्रखर आवाज़।